तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जैकलीन फर्नांडिस जो कि ईओडब्ल्यू ऑफिस पहुंच चुकी है। 10 से 15 मिनट पहले यहां पर जैकलीन फर्नांडिस को देखा गया। इस वक्त मेरी मौजूदगी ईओडब्ल्यू के एंट्रेंस गेट पर है। हालांकि कहा यह जा रहा था कि इसी गेट के जरिए वो ऑफिस के अंदर दाखिल होंगी, लेकिन पिछले गेट से जैकलीन फर्नांडिस आई है और उनकी दोस्त जो है पिंकी ईरानी वो उससे पहले आई है, क्योंकि पिंकी ईरानी जो कि लगातार सुकेश चंद्रशेखर और जैकलीन फर्नांडिस को जानती थी और जानकारी ये भी मिल रही है कि पिंकी ईरानी ने ही दोनों को मिलवाया था और पूरी की पूरी जानकारी थी कि सुकेश चंद्रशेखर जो कि वसूली के पैसे से लगातार गिफ्ट्स देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जो ईडी की टीम ने अभी तक जांच की है उसमें जैकलीन फर्नांडिस और पिंकी ईरानी ने इस बात को कबूल कर लिया है कि हाँ वो जानते हैं सुकेश चंद्रशेखर को। लेकिन जो ईडी की तरफ से चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें जैकलीन फर्नांडिस को आरोपी जरूर बनाया गया है, लेकिन अब ईओडब्ल्यू की टीम के रडार पर जैकलीन। में शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा दिया। ममता लेडी किम नॉर्थ कोरिया बानिए दिए पश्चिम बंग के। बिगड़ते हालात को देखते हुए पुलिस ने शुभेंदु अधिकारी को जबरन हिरासत में ले लिया, लेकिन ममता सरकार के खिलाफ उनके तेवर फीके नहीं पड़े। शुभेंदु अधिकारी के अलावा बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी को भी हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई और इसी तरह बीजेपी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगहों से हिरासत में लिया गया। इसके बावजूद ममता सरकार के खिलाफ हो रहे इस प्रदर्शन की आग पूरे राज्य में फैली दिखी, जिनमें आसनसोल भी शामिल है। वहां के रानीगंज रेलवे स्टेशन में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घुसने की कोशिश की तो पुलिस से उनकी झड़प हो गई। कोलकाता पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन में घुसने की कोशिश के दौरान एक बीजेपी कार्यकर्ता को पुलिस ने पकड़ लिया और उसे जबरन अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। कांठी में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोलकाता की तरफ कूच करने के लिए रैली निकाली और जमकर नारेबाजी की। इसी तरह राज्य भर से बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता में मौजूद सीएम ममता बनर्जी के दफ्तर को घेरने के लिए निकल पड़े और जब रास्ते में पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो जमकर हंगामा हुआ। बीजेपी ने यह अभियान ममता सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए छेड़ा, हालांकि इसे राज्य सरकार की तरफ से मंजूरी नहीं दी गई थी। इस बीच राजस्थान के पुष्कर में एक कार्यक्रम के दौरान सचिन पायलट को सीएम बनाने की मांग पर गहलोत सरकार के मंत्री के विरोध में मंच पर जूते फेंके गए। वहां पुष्कर में गुर्जर समुदाय के नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि विसर्जन कार्यक्रम के लिए एक महासम्मेलन बुलाया गया था, जिसमें गुर्जर समुदाय के हजारों लोग जुटे। पुष्कर में हुए इस महासम्मेलन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत समेत राजस्थान सरकार के कई मंत्री भी शामिल हुए। लेकिन जैसे ही गुर्जर समुदाय से आने वाले मंत्री अशोक चांदना मंच पर भाषण देने के लिए आए, सामने भीड़ में खड़े कई लोगों ने जूते और चप्पल हवा में उछालने शुरू कर दिए। बताया गया कि अशोक चांदना का विरोध कर रहे लोगों ने सचिन पायलट के समर्थन में नारे भी लगाए। कहा गया कि कार्यक्रम में जूते और चप्पल उछालने वाले लोगों ने गुर्जर समुदाय से आने वाले सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाने की मांग की और इसीलिए उन्होंने अशोक गहलोत के करीबी बताए जाने वाले अशोक चांदना का जमकर विरोध किया। बताया गया कि भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने तो मंच पर जूते और चप्पल फेंके, जिसके बाद वहां जोरदार हंगामा शुरू हो गया। भीड़ में जिस जगह पर जूते और चप्पल उछाले जा रहे थे वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान पहुंच गए। उन्होंने हंगामा कर रही भीड़ को रोकने की कोशिश की, जिसके बाद वहां धक्का मुक्की शुरू हो गई। इससे पहले गहलोत सरकार की एक और मंत्री शकुंतला रावत ने भी मंच से भाषण दिया, लेकिन भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने उनका भी विरोध किया और सचिन पायलट के समर्थन में नारे लगाए। इसके बाद शकुंतला रावत ने हंगामा कर रहे लोगों को नसीहत दे दी। पार्टी की मीटिंग हो तो अच्छा लगता है, ये मेरी मीटिंग नहीं है। लेकिन मंच पर मौजूद नेताओं के लाख समझाने पर भी वहां बवाल जारी रहा और भीड़ में मौजूद कुछ लोग गहलोत सरकार के मंत्रियों के खिलाफ नारे लगाते रहे। बाद में इस पूरी घटना के लिए अशोक चांदना ने सीधे सीधे सचिन पायलट को जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही उन्हें अपने एक ट्वीट के जरिए चेतावनी भी दे दी। अशोक चांदना ने ट्वीट में जो लिखा उससे राजस्थान में गहलोत गुट और पायलट के गुट के बीच का झगड़ा एक बार फिर खुलकर सामने आ गया। वहां पहले ही इस बात की चर्चा ने सियासी सरगर्मी बढ़ा दी थी कि अशोक गहलोत को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। ऐसे में वहां कांग्रेस के भीतर ही ये सवाल उठने लगे थे कि अगर गहलोत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो सीएम कौन होगा। और इन्हीं चर्चाओं के बीच सचिन पायलट के समर्थकों ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मुहिम में पूरा जोर लगा दिया। उधर गुजरात के सूरत से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें स्कूल वैन की एक कार से जोरदार टक्कर होती दिखाई दी है। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कार एक स्कूल वैन को जोरदार टक्कर मारती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्कूल वैन अपने दाईं ओर मुड़ती दिखी। जैसे ही वो सड़क के बीचों बीच पहुंची, सामने से आ रही तेज रफ्तार कार ने जोरदार टक्कर मार दी। कार की रफ्तार इतनी तेज थी कि उसकी जद में आकर स्कूल वैन पलट गई,
जबकि कार बेकाबू होकर सड़क के दूसरी तरफ जाकर रुकी। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग बच्चों को बचाने के लिए स्कूल वैन की तरफ भागने लगे, जिनकी मदद से वहां फंसे बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। पंजाब के खन्ना से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें मोटरसाइकिल सवार दो बदमाश एक महिला की चेन लूटने की कोशिश करते दिखाई दिए। ये पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाश महिला की चेन लूटते नजर आए। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें स्कूटर पर बैठी महिला अपने घर का गेट खुलने का इंतजार करती दिखी। तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल उसके पास आकर रुकी, जिस पर दो लोग सवार थे। इससे पहले कि महिला कुछ समझ पाती, बदमाश उसकी चेन पर झपट्टा मारकर भागने लगे, जिसके बाद वो महिला अपने स्कूटर को छोड़कर उनका पीछा करने लगी और उसने मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे बदमाश को पकड़ लिया। इस दौरान बदमाश अपनी मोटरसाइकिल भगाते रहे, लेकिन महिला ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और एक बदमाश को खींचकर जमीन पर पटक दिया। हालांकि उसने खुद को जैसे तैसे उस महिला से छुड़ाया और वहां से फरार हो गया। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर के सऊदी अरब के दौरे से पाकिस्तान में खलबली मच गई। अपने पहले दौरे पर वहां पहुंचे एस जयशंकर ने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसके बाद पाकिस्तान के पूर्व दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर पहुंची जैकलीन फर्नांडिस। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में होनी है पूछताछ। गोवा में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के 8 विधायक, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का बड़ा दावा। बिहार के बेगूसराय में 11 लोगों को गोली मारने वाले आरोपियों की तलाश तेज, आसपास के जिले में भी तलाशी अभियान, लापरवाही में 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी दिवस पर सूरत में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का किया उद्घाटन। देश भर के 9000 अधिकारियों समेत कई दिग्गज शामिल। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम तेज, दिसंबर 2023 में आम लोगों के दर्शन के लिए खोला जा सकता है राम मंदिर। लगातार बारिश से देश के कई इलाकों में हालात मुश्किल, बांध का गेट खुलने से जबलपुर समेत कई इलाकों में बाढ़ के हालात। नागपुर नदियां आज तक को पछाड़, अब है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। तो देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। 15 और 16 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का उज्बेकिस्तान दौरा, संघाई सहयोग संगठन मिलेंगे हिस्सा। न्यूज़ 18 इंडिया पर सबसे बड़ी कवरेज। उज्बेकिस्तान में पूरी दुनिया देखेगी हिंदुस्तान की ताकत, जब पीएम मोदी और शी जिनपिंग होंगे एक मंच पर। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच नारगोनो काराबाख को लेकर शुरू हुई जंग, हमले में 100 सैनिकों के मारे जाने की खबर। यूएन ने की दोनों देशों से तनाव कम करने की अपील। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। न्यूज़ 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। टीआरपी की रेस में आज तक काफी पीछे छूट चुका है। सबसे सटीक, सबसे भरोसेमंद खबरों के लिए देश ने एक बार फिर न्यूज़ 18 इंडिया पर भरोसा जताया है। न्यूज़ 18 इंडिया देश का नंबर 1 चैनल बना हुआ है। जी और एबीपी न्यूज दोनों मिलकर भी न्यूज़ 18 इंडिया से पीछे हैं। हम पर भरोसा जताने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए अब आपको दिखाते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरें। एक्टर जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के दफ्तर में पूछताछ के लिए पहुंची, जहां ईओडब्ल्यू के अधिकारी सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ कर रहे हैं। इसके पहले जैकलीन को सोमवार को पूछताछ के लिए समन जारी किया गया था, लेकिन जैकलीन ने ईओडब्ल्यू से हाजिर होने के लिए 15 दिन का वक्त मांगा था।
बिहार के बेगूसराय में नेशनल हाईवे पर अंधाधुंध फायरिंग में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। पुलिस फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश तेज कर दी गई है। इस घटना में 10 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी 9 लोग इलाज जारी है। बिहार के बेगूसराय गोलीकांड के खिलाफ बीजेपी सड़कों पर उतर चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नीतीश सरकार को घेरा। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राज्य में कानून का राज खत्म हो गया है। महाराष्ट्र के सांगली में बच्चा चोरी के शक में गांव वालों ने 4 साधुओं की पिटाई कर दी। साधुओं की पिटाई का वीडियो अब वायरल है। इस मामले में एसपी ने कहा है कि वीडियो के आधार पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बताया जा रहा है कि चारों साधु उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले थे। कर्नाटक से दर्शन करके वापस लौट रहे थे। उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने पंप के कर्मचारी के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान मौके पर उत्तर प्रदेश पुलिस की डायल 112 की टीम मौजूद थी, लेकिन पुलिस वाले तमाशबीन बने पेट्रोल पंप के कर्मचारी की पिटाई देखते रहे। पूरी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई है। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बेटी से ससुराल मिलने आए पिता और भाई पर जानलेवा हमला कर दिया गया। बेटी के ससुराल वालों ने डंडों से जमकर के पिटाई की। इसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है पीड़ित पक्ष अपनी बेटी से मिलने मुरादाबाद से बिजनौर पहुंचा हुआ था। इसी बात से नाराज होकर बेटी के ससुराल वालों ने जमकर पिटाई कर दी। पीड़ितों को शिकायत के बाद पुलिस तफ्तीश में जुट चुकी है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में चोरी के इरादे से घर में घुसे 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया। दोनों के हाथ पैर बांध करके जमकर पिटाई की गई। भीड़ ने आरोपियों को लात, घूंसों, थप्पड़, डंडों से जमकर पीटा। फिर बाद में ग्रामीणों ने आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला मंगलवार का बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक लड़के ने लड़की को गोली मारकर घायल कर दिया। इसके बाद आरोपी ने खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी करने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों को जेएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां पर लड़के की हालत गंभीर बताई जा रही है। लड़की की हालत खतरे के बाहर है। पूरी वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बारिश के बाद नदियां उफान पर हैं। शिप्रा नदी का जलस्तर बढ़ने से लोग दहशत में हैं। नदी किनारे बने मंदिर जलमग्न हो चुके हैं। बारिश के बाद बड़नगर से उज्जैन को जोड़ने वाली नदी का छोटा पुल भी डूब चुका है। तेज बारिश से शहर समेत कई ग्रामीण इलाकों में पानी बढ़ चुका है। इससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र के अकोला में लगातार बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। सड़कें दरिया में तब्दील हो गई हैं। इस दौरान एक मोटरसाइकिल सवार वहां से गुजर रहा था, तभी पानी के बहाव में फंस गया, बहने लग गया। गनीमत ये रही कि वहां मौजूद गांव वालों ने किसी तरह से मोटरसाइकिल सवार की जान बचाई। महाराष्ट्र के वर्धा में 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए। बाणी बरोरा मार्ग पर पाताला पुल पर पानी आने से बाणी से बरोरा मार्ग बंद हो चुका है, जिससे कि यातायात पूरी तरह से ठप है। पाताला पुल पर 9 से 10 फीट तक पानी बह रहा है, जिससे कि आसपास के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में नागपुर समेत पूरे विदर्भ में भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से कन्हान नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदी में पानी बढ़ने की वजह से प्रशासन ने नवेगांव खैरी बांध के सभी गेट 1.5 मीटर तक खोल दिए हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि जब बारिश बंद नहीं होगी तब तक डैम के गेट को बंद नहीं किया जाएगा। मध्य प्रदेश के रायसेन में एक दिल दहलाने वाला हादसा हो गया, जहां पर बेकाबू बोलेरो नदी के पुल से नीचे गिर गई। हालांकि समय रहते गाड़ी चालक कूदकर अपनी जान बचा पाने में कामयाब रहा। पुल के पास लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। हालांकि रस्सी की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद गाड़ी को खींचकर बाहर निकाला गया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक मिनी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हादसे में 11 लोगों की मौत बताई जा रही है। कई लोग घायल हो गए। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस हादसे की सूचना पर सेना के जवान घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। रेस्क्यू अभियान जारी है। उपराज्यपाल ने हादसे पर दुख जताया है। घायलों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिलाया। हरियाणा के अंबाला में बीच सड़क पर चलती हुई कार आग में तब्दील हो गई। कार मानव चौक इलाके से गुजर रही थी, तभी कार भीषण आग की लपटों में घिर गई। गनीमत ये रही कि कार में मौजूद लोग वक्त रहते बाहर निकल गए। काफी देर तक सड़क पर आग की ऊंची लपटें उठती रही। हालांकि दमकल कर्मियों की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे शुरू हो चुका है। अब तक 87 मदरसों का सर्वे शुरू हो गया, जिसमें 27 मदरसों के पास मान्यता ही नहीं थी। जिले में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे करने के लिए टीम गठित कर दी गई है। जांच टीम ये रिपोर्ट 5 अक्टूबर तक एडीएम प्रशासन को सौंप देगी। एससीओ समिट उज्बेकिस्तान के समरकंद में 15 से 16 सितंबर को होने जा रही है। समिट में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रवाना होंगे। इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। अब माना यह जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच कई अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर बातचीत होनी है। इसके साथ ही संयुक्त राष्ट्र और G20 में रूस और भारत के सहयोग के ऊपर भी चर्चा होनी है।
उज्बेकिस्तान में होने वाली एससीओ समिट के पहले पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ एक नया पैंतरा खेल दिया है। पाकिस्तान सरकार ने अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को एक चिट्ठी लिखकर आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को तुरंत गिरफ्तार करने की मांग की है। इस चिट्ठी में पाकिस्तान ने मसूद अजहर के ठिकानों की जानकारी भी दी है। उत्तराखंड के गंगोत्री से योग गुरु स्वामी रामदेव ने आयुर्वेद को लेकर एक बड़े अभियान की शुरुआत की है। सीएम पुष्कर सिंह धामी हरी झंडी दिखा करके रवाना करते हुए इसे दिखाई दिए। नए पर्वत शिखरों और औषधीय पौधों की खोज की जाएगी। गंगोत्री हिमालय क्षेत्र में नए पर्वत और औषधीय पौधों की खोज के लिए नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, IMF और पतंजलि का संयुक्त अभियान ये है। और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का पार्थिव शरीर लंदन पहुंच चुका है। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल में क्वीन एलिजाबेथ को अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। किंग चार्ल्स के साथ शाही परिवार के सदस्य महारानी के ताबूत के पीछे चलते दिखाई दिए। इस दौरान बकिंगम पैलेस के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। लंदन के वेस्टमिंस्टर हॉल के बाहर क्वीन की अंतिम झलक पाने के लिए पहले से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। बॉलीवुड एक्टर जैकलीन फर्नांडिस की मुश्किलें अब इस कदर बढ़ती हुई नजर आ रही है कि उससे बाहर निकल पाना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ईडी की रडार के बाद अब दिल्ली पुलिस की पूछताछ के लिए जैकलीन फर्नांडिस पहुंच चुकी है EOW ऑफिस। ये देखिए, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग के दफ्तर पहुंच चुकी है जैकलीन फर्नांडिस, जिससे सवालों की फहरिस्त जो दिल्ली पुलिस की तरफ से तैयार की गई है वो सामने रख दी गई है और ऐसे में एक एक सवालों के जवाब यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से तलाशने की कोशिश की जाएगी। इससे पहले 2 बार समन जारी किए गए थे, लेकिन जैकलीन फर्नांडिस नहीं पहुंची थी। कभी काम का हवाला देकर तो कभी तबियत का हवाला देकर जैकलीन फर्नांडिस सामने नहीं आई थी। लेकिन अब जब तीसरी बार समन जारी किया गया है तो ऐसे में जैकलीन फर्नांडिस यहां पर पहुंच चुकी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 215 करोड़ की ठगी मामले में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस पूछताछ के लिए EOW ऑफिस पहुंच चुकी है। दिल्ली पुलिस के EOW दफ्तर में जैकलीन फर्नांडिस से इस वक्त पूछताछ शुरू हो चुकी है और इसी पूछताछ में जैकलीन फर्नांडिस और उनकी दोस्त पिंकी ईरानी को आमने सामने बिठाकर सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि जैकलीन से पहले पिंकी ईरानी यहां पर पहुंची थी और कहा यह जा रहा है कि पिंकी ईरानी, जो कि सुकेश चंद्रशेखर को जानती थी, जैकलीन को जानती थी और दोनों की मुलाकात पिंकी ईरानी ने ही करवाई थी। ऐसे में दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ करवाना दिल्ली पुलिस के लिए सबसे ज्यादा अहम हो जाता है। और इसके साथ ही आपको यह भी बता दें कि सुकेश चंद्रशेखर, जिसने जेल में रहकर 215 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया था, क्योंकि फार्मा कंपनी रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर मानवेंद्र सिंह और शिवेंद्र सिंह को जेल से रिहा करने के एवज में उनके परिवार वालों से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैसे वसूले थे और हवाला के जरिए उन पैसों को कैसे देश से बाहर करवाया गया था, ये पूरा का पूरा खेल जो कि सुकेश चंद्रशेखर ने जेल में रहकर इसको अंजाम दिया था। लेकिन अब सुकेश चंद्रशेखर, जो कि इस वक्त जेल में भी मौजूद है, और दीपक मेरे सहयोगी मौजूद है लगातार ग्राउंड जीरो पर, उनका भी हम रुख कर लेते हैं। दीपक, क्योंकि इस वक्त जैकलीन फर्नांडिस EOW के दफ्तर में मौजूद है, पूछताछ शुरू हो चुकी है, ऐसे में कौन कौन से सवाल है जो कि सीधे तौर पर दागे जाएंगे जैकलीन से? देखिए रितिका, इस वक्त जैकलीन से पूछताछ शुरू हो चुकी है और उनसे कुछ देर पहले ही उनकी दोस्त पिंकी ईरानी यहाँ पर पहुँची थी और EOW के दफ्तर के अंदर उन दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी, क्योंकि जैकलीन जो संपर्क में आई थी सुकेश चंद्रशेखर के, वो जो पिंकी ईरानी थी उसी के संपर्क के मार्फत ही जैकलीन तक ये गिफ्ट पहुँचे थे, उसी के मार्फत ये जैकलीन उसके संपर्क में आई थी और उसको लेकर यहाँ पर सवाल होंगे क्यों ये उपहार उसे दिए गए, इसको लेकर हुआ क्योंकि जो महंगे गिफ्ट उन्हें दिए गए थे सुकेश चंद्रशेखर के द्वारा, उसकी पूरी चेन पकड़ी जाएगी और उस चेन के सवालों को यहाँ पर पूछा जाएगा। सबसे अहम चीज़ यही है कि सुकेश चंद्रशेखर ने जो अपनी 200 करोड़ की ठगी की थी, वसूली की थी, उस वसूली का जो वो आपराधिक तरीके से आई थी वो वसूली, और उस आपराधिक पैसे से जैकलीन को गिफ्ट दिए गए थे। ये महत्वपूर्ण सवाल था और इसी सवाल पर सारे सवाल होंगे इस वक्त दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के। और जैकलीन के अंदर जब यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, उन्हें जिस गेट से लाया गया था तो चालाकी से मीडिया की नज़रों से बचाते हुए ठीक है, बिल्कुल 10
10 करोड़ रुपए के गिफ्ट जैकलीन को दिए गए थे और ऐसे में ईडी की तरफ से जो कार्रवाई अभी तक की गई है उसमें 10 करोड़ की संपत्ति जैकलीन की सीज करनी गई है। लेकिन अब जो शिकंजा है वो दिल्ली पुलिस की तरफ से अब कसना शुरू हो चुका है, क्योंकि सबसे पहले इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने ही एफआईआर दर्ज की थी और उसके बाद फिर ईडी की एंट्री हुई। मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा का पूरा मामला सामने आया। 2 बार समन पहले जारी किया गया था, 29 अगस्त और 12 सितंबर को, लेकिन जैकलीन फर्नांडिस वहां पर नहीं पहुंची। लेकिन अब जब तीसरी बार सख्त निर्देशों के साथ दिल्ली पुलिस के अफसर ने यह कहा कि आपको पेश होना होगा, तमाम सवालों के जवाब देने होंगे, तो ऐसे में जैकलीन फर्नांडिस पूरी तैयारी के साथ यहां पर पहुंच चुकी है और ये पूछताछ लंबी खिंच सकती है। जानकारी ये मिल रही है कि 3 दिन तक ये पूछताछ की जा सकती है और ऐसे में पहले से ही जैकलीन को ये कह दिया गया था कि पूरी तैयारी के साथ आप आइएगा। पिंकी ईरानी और जैकलीन दोनों ही अंदर मौजूद हैं। जैकलीन फर्नांडिस जो कि अपने आप को ये कहती रही है शुरुआत से कि वो सुकेश चंद्रशेखर को नहीं जानती थी। हालांकि सन टीवी के मैनेजर के तौर पर, मालिक के तौर पर उनकी मुलाकात हुई थी जो कि पिंकी ईरानी ने करवाई थी और जब जब ईडी की तरफ से सवाल पूछे गए तो इन सवालों का वो शुरुआती तौर पर इनकार करती रही कि देखिए गिफ्ट्स नहीं लिए हैं। लेकिन जब तमाम तथ्य सामने आए तो उन्होंने कहा कि गिफ्ट्स लिए हैं, लेकिन उन्हें मुख्य सोर्स के बारे में नहीं पता था, यानी कि जालसाजी के बारे में नहीं पता था। लेकिन अब जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट ईडी की तरफ से दाखिल की गई है उसमें जैकलीन को आरोपी बनाया गया है। ऐसे में लगातार मुश्किलें जैकलीन की बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस के अफसर जो पूछताछ करेंगे उसमें किस तरीके से कड़ी दर कड़ी जुड़ती हुई नजर आएगी। दीपक का हम रुख कर लेते हैं। दीपक का हम रुख कर रहे हैं। दीपक, क्या लगता है कि आज के दिन की पूछताछ कितनी लंबी खिंच सकती है? देखिए, जो लिस्ट है पुलिस की, दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा के अधिकारियों ने सूत्रों से बताया है कि ये काफ़ी लंबे सवाल हैं उनके पास, क्योंकि काफ़ी कुछ पूछना है। क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर की पूरी हिस्ट्री के साथ ही जो जैकलीन के उनके संपर्क थे, उनके गिफ्ट, जो महंगे गिफ्ट दिए गए थे और जैकलीन ने क्या इन पूरी जानकारी के साथ ये गिफ्ट लिए थे, क्योंकि किस तरह से, हालांकि जैकलीन शुरुआत से ये दावा करते हुए आई थी कि सुकेश चंद्रशेखर से उनका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन जब सोशल मीडिया पर फोटोज़ वायरल हुए थे तो उसके बाद पुलिस ने उनके ऊपर कड़ी निगाह रखी थी। उसके साथ ही जो पिंकी ईरानी है उसका बहुत महत्वपूर्ण किरदार यहाँ पर है, क्योंकि मीडिएटर का यहाँ पर उन्होंने भूमिका निभाई थी और उसी वजह से पिंकी ईरानी को भी आज यहाँ पर बुलाया गया है। कई सवाल ऐसे होंगे जो दोनों से क्रॉस क्वेश्चन किए जाएंगे, उनकी जवाबदेही के लिए वहाँ पर उन्हें जवाब देना होगा। और जो शुरुआत से ही लगातार जैकलीन फर्नांडिस लगातार इनकार कर रही थी कि सुकेश चंद्रशेखर से उनका कोई संपर्क नहीं है, तो वो सारी चीज़ें जो है झूठ साबित हुई थी और उसके बाद जैकलीन को महंगे गिफ्ट और उपहारों के आरोप में, लेने के आरोप में उन्हें यहाँ पर बुलाया गया है। और जिस तरह के आरोप लगे हैं उसके बाद अब पूछताछ में ये सब उन्हें बताना होगा। एक कमरे में उन्हें ले जाया गया है जहाँ पर पहले से ही पिंकी ईरानी को भी रखा गया है। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ होगी। ये पूछताछ कितनी लंबी चलेगी ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक जो दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा है EOW वो सेटिस्फाई नहीं होती है उनके जवाबों से, तब तक उनसे सवाल जवाब इसी तरह से किए जाएंगे और उसके बाद ही उन्हें यहाँ से जाने की इजाज़त होगी। क्योंकि सवाल ऐसे नहीं है कि सिर्फ एक, क्योंकि जैकलीन के ऊपर ये भी आरोप है कि उन्होंने जो आपराधिक प्रवृत्ति से कमाई गई जो आय है सुकेश चंद्रशेखर की, उस आय का एक हिस्सा जो गिफ्ट में खर्च किया गया था वो गिफ्ट उनके पास पहुंचे थे। और ये सुकेश चंद्रशेखर ने खुद एक पूछताछ में ये जानकारी दिल्ली पुलिस को दी थी, जिसके बाद ही इसका खुलासा हुआ था कि फिल्म अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस। बंगाल में कल अत्याचार, ब्रूटैलिटी और राजनीतिक नागरिक अधिकारों के हनन की पराकाष्ठा हो गई। The government of Mamta ji surpassed all limits of brutality, repression, and police torture while denying the legitimate right of the opposition to raise its voice. आपको मालूम है कि बंगाल बौद्धिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा का एक बहुत बड़ा प्रदेश रहा है, आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से। लेकिन ममता जी की अगुवाई में ये कानून विहीन दिवालिया प्रदेश बन गया है। It has become a lawless and bankrupt state. And I say so with full sense of responsibility. और ममता जी के बारे में ये बात इसलिए और बहुत
अगर आपका प्रदेश भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार कर रहा है, 60-70 करोड़ रुपए आपके पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेताओं के परिचितों के फ्लैट से निकल रहे हैं, वो गिरफ्तार हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं मिलता, रोज ईडी की कार्रवाई पहले भी हो रही है, बाद में हो रही है, और कोर्ट से आप उनके लोगों को रिलीफ नहीं मिलता क्योंकि सबूत काफी है। और आपने मां माटी मानुष की बात की थी, गुड गवर्नेंस की, और अगर उसका स्वरूप यह है तो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट क्यों नहीं होना चाहिए? और प्रोटेस्ट करने आएंगे तो आप पिटाई कराएंगे, आप रास्ते बंद करा देंगे। हमारी महिला नेत्रियों को जिस तरह से कल पुलिस ने पीटा है वो सबके सामने में है। हमारे विपक्ष के नेता को अंदर घुसने नहीं दिया गया, हमारे एमपीज को, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप बाबू को, पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा को, एमपी लॉकेट चटर्जी को, उनके साथ क्या किया गया है सब टीवी पर आया है, मुझे उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आदरणीय ममता जी, मैं आपको आज एक विनम्रता से बात बताना चाहता हूं। बात थोड़ी कड़वी है लेकिन आपको बताना जरूरी है। जो भी नेता और उनकी पार्टी इस तरह से पुलिस अत्याचार करते हैं, नागरिक अधिकारों को रोकते हैं, विपक्षियों को जेल में डालते हैं, तो जनता उनका हिसाब करती है। और आपकी पूर्व पार्टी की नेत्री इंदिरा गांधी का इमरजेंसी के बाद क्या हाल हुआ आप जानती हैं, आपने वो दिन देखा है। और ममता जी, मुझे तो आपसे एक और बात कहनी है। आपने तो सीपीएम की सरकार में उसको खुद भोगा है ना, उनकी सरकार ने आपके ऊपर लाठी चलाई थी। आज भी आप अपने 7 अमर शहीद कार्यकर्ताओं की याद में कार्यक्रम करती है ना, सब भूल गई आप भी सीपीएम की सरकार से भी अधिक तेज चल पड़ी हैं अत्याचार में, अधिकारों के हनन में और पुलिस के द्वारा ब्रुटैलिटी में। तो ये बहुत ही भर्त्सना योग्य है। ममता जी, ये आपका नेचुरल स्वभाव मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। आप 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, हम भी मानते हैं कि आप जमीन से उठी नेता हैं। आजकल आपको क्या हो गया है? ममता जी, ऑल योर रिएक्शंस इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल is totally contrary to your own political evolution and also your suffering. जो व्यक्ति खुद लेफ्ट के अत्याचार से लड़ा हो, सफर किया हो, आज वो उससे अधिक अत्याचार भाजपा के ऊपर कर रहे हैं। क्या मतलब है इसका? ये हम जानना चाहते हैं। तो कुछ कहानी अंदर की है। क्या टीएमसी की पार्टी के अंदर की समस्या है? क्या उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही है? या टीएमसी के गुटों के अंदर काफी कशमकश चल रही है क्या? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मेरे संकेत स्पष्ट है मैं क्या कह रहा हूं। तो क्या उसके कारण समस्या हो रही है? तो उसको डाइवर्ट करने के लिए विपक्ष के ऊपर इतना बड़ा पुलिसिया अत्याचार किया जा रहा है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं ममता जी को कि आपकी पार्टी और आपकी सरकार जितना भाजपा के नेताओं, भाजपा के काडर पर अत्याचार करेगी, भाजपा उतनी ही आगे बढ़ेगी। मैं जेपी मूवमेंट का एक सिपाही रहा हूं। उस समय हम लोग छात्र थे।
मुझे याद है कि जेपी को रोकने की इंदिरा गांधी ने क्या क्या कोशिश नहीं की थी और उस कारवां को रोक नहीं पाए। ममता जी, आपने भी बीजेपी के कारवां को रोकने की बहुत कोशिश की थी। लेफ्ट और कांग्रेस तो साफ हो गए, बीजेपी 77 पहुंच गई। कृपया करके इस कारवां के प्रवाह को मत रोकिए। जितना रोकेंगी भाजपा उतना ही बढ़ेगी। ये बात हम कहना चाहते हैं और हमें आज बहुत गर्व है हमारे नेताओं पर। भाजपा के राष्ट्रीय मंच से हम शुभेंदु अधिकारी जी, विपक्ष के नेता दिलीप बाबू, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल सिन्हा, हमारे पूर्व अध्यक्ष लॉकेट चटर्जी, हमारे सारे एमपीज, हमारे सारे विधायक और हमारे एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहते हैं और उनकी हिम्मत का अभिनंदन करना चाहते हैं। जिस तरह से उन्होंने कल संघर्ष किया, ट्रेन रोक दी गई, हावड़ा ब्रिज को भी शायद घेर लिया गया। पता नहीं, मुझे याद नहीं है कि मेरी स्मृति में हावड़ा ब्रिज पर ट्रैफिक को बंद किया गया हो। ये तो मैंने नहीं देखा है, बैरिकेड्स। तृणमूल का मतलब होता है जो मूल से जुड़ा हुआ पेड़ होता है ना, रूटेड। ममता जी, तृणमूल का नाम बदल दीजिए, अब रूट से काफी कटिंग हो गई है। हाँ, जो व्यक्ति रूट से जुड़ा होता है वो इस तरह से अत्याचार नहीं करता। मित्रों, हमारे लगभग 1000 कार्यकर्ता घायल हैं। 400 कार्यकर्ता हमारे हॉस्पिटलाइज हुए, जहां इनिशियल ट्रीटमेंट के बाद उनको छोड़ा गया। हमारे 30 कार्यकर्ता अभी भी हॉस्पिटल में हैं, इनको गंभीर चोट लगी है। और बाकी हावड़ा स्टेशन पर सुकांता मजुमदार, संतरागाछी में शुभेंदु अधिकारी, स्कॉट से दिलीप घोष को से चले जाना था, लेकिन पुलिस ने तीनों को रोका। हमारे विपक्ष के नेता, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और बाकी एमपीज की बात तो मैंने आपसे की। हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि भाजपा की आवाज नहीं रुकेगी तृणमूल के भ्रष्टाचार के खिलाफ, और ये हमारा संघर्ष जारी रहेगा। मित्रों, उसके बाद मैं पूरब के बाद एक दूसरे पूरब के स्टेट आता हूं जो मेरा प्रदेश भी है, बिहार। नीतीश बाबू, नए दोस्तों की संगत में आने के बाद क्या हो गया आपको? आपके एक मंत्री कह रहे हैं, जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र भी हैं, कि मेरी सरकार चोरों की है, मैं उसका सरगना हूं। कमाल है भाई। सुशासन बाबू, अपने नए मित्रों के साथ आपको ये क्या क्या पदवी मिल रही है और आप कुछ कर पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा के साथ तो आप बहुत गुस्सा कर जाया करते थे, ये हम भी जानते हैं। गुस्सा कभी इस तरह से करते थे कि कोई बात अच्छी नहीं लगी तो दिल्ली के बड़े कार्यक्रम में भी नहीं आते थे। राष्ट्रपति जी के शपथ ग्रहण में भी नहीं आए आप, कहा गया कुछ और है मामला, हमने मान लिया। कई महत्वपूर्ण बैठकों में नहीं आते थे तो खबर मिलती थी कि नीतीश बाबू नाराज हैं। यहां क्या हो गया आपको? आपको बोला जा रहा है ये आपके ऊपर हमला है ना। और बेगूसराय में क्या हो रहा है? दिन में गोली चलती है, एक व्यक्ति मरते हैं, घायल होते हैं। पटना में डीएसपी थाने में पिट जाते हैं, आपके पार्टी के एक नेता चले जा रहे हैं। हमने बार बार कहा था आरजेडी की सरकार आएगी तो खौफ का राज आएगा, ओवरपावरिंग फियर, कुशासन आएगा।
क्योंकि पूरे आरजेडी की बुनियाद खड़ी है ऐसे तत्वों के प्रश्रय पर। The whole foundation of RJD is based upon these elements of mafia, of corrupt people and criminals. अभी तक एक विकेट तो गिरा है लॉ मिनिस्टर का, बाकी विकेट भी गिरेंगे। हालांकि लॉ मिनिस्टर अभी तक गायब ही है ना, गिरफ्तार हुए क्या? है? वाह, क्या बात है साहब। जिनको वारंट है, हाई कोर्ट ने कहा सरेंडर करिए, जिनको कोर्ट ने कहा सरेंडर करिए, अभी तक गायब है। नीतीश जी, आज मैं बिहार का सवाल भाजपा के राष्ट्रीय मंच से इसलिए उठा रहा हूं, कृपया करके दिल्ली में सुशासन बाबू का स्वांग करना बंद करिए। हालांकि आप दिल्ली में लोगों से मिल करके गए और वामपंथ और राहुल जी के बीच तकरार शुरू हो गई। हैदराबाद से ये स्वर आ रहा है कि नो, वी आर नॉट सेकंड टू कांग्रेस पार्टी। बंगाल कलकत्ता से भी ये स्वर आ रहा है कि नो, हाउ कैन वी बी सबऑर्डिनेट टू कांग्रेस पार्टी। तो नीतीश बाबू पहले अपना घर संभालिए, हाँ, कृपया करके बिहार को संभालने की कोशिश करिए, वरना जो लक्षण लग रहे हैं आपकी सरकार कितने दिन चलेगी यही पता नहीं है। हम बहुत भर्त्सना करते हैं और बिहार के लोगों को आश्वस्त करना चाहते हैं कि भाजपा उनके साथ मजबूती से खड़ी है। अभी स्वयं भाजपा के वरिष्ठ लोगों ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, 4 जिलों में मैं भी गया था, 3 जिलों में, बांका, नगोचिया, भागलपुर। और जो हवा बह रही है, जनता में गुस्सा है और हम वहां पर प्रामाणिक सुशासन देंगे, इतना हम कहना चाहते हैं। Thank you, friends. I'm open to questions, if any. अभी आता हूं। जो मैं 2 विषय उठाया, इस पर कोई सवाल? बंगाल पर और बिहार के प्रमुख उस पर। बंगाल में कल ऑपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने मांग किया है जो आईपीएस ऑफिसर का पोस्ट में थे, जिन्होंने काम कर रहा था, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आप लोगों को क्या? देखो, ऐसा है, जो कोर्ट में विषय चल रहा है उस पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। ये मुझे हाँ, तो ही आई फुली सपोर्ट। वहां के पुलिस ऑफिसर्स किस तरह से दबाव में काम करते हैं और क्या क्या करते हैं, ये तो जग जाहिर है, तो पहला इंस्टेंस तो नहीं। तो बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। रविशंकर प्रसाद को आपने सुना, शुरुआत उन्होंने बंगाल के साथ की और खत्म बिहार के साथ। पहले ममता बनर्जी को घेरा और फिर उसके बाद अपने पुराने सहयोगी नीतीश कुमार को घेरते हुए रविशंकर प्रसाद नजर आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। कल पश्चिम बंगाल के अंदर जो कुछ हुआ, बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया, पहले उस पर टिप्पणी और फिर उसके बाद बिहार में अब जो महागठबंधन की सरकार है उसमें किस तरह से सुशासन बाबू की जो छवि थी वो खराब हुई है, इस पर टिप्पणी की। But I saw a very hilarious conduct of the Bengal police yesterday. Our distinguished leader, former mayor, was beaten so mercilessly by male police officers. And Subhendu Babu was sought to be arrested by women police officers. Huh? That is a unique scenario we saw yesterday. आमोद राय टीवी नहीं। कल बंगाल में कुछ जगह पे ऐसा फुटेज आया है कि टोपी पहने हुए लोग बीजेपी कार्यकर्ता बनकर अटैक कर रहे हैं, कोई इसमें टेरर एंगल तो नहीं दिखा। अब देखिए, वो तो देखना पड़ेगा। हमारी पार्टी की ओर से वहां जवाब दिया गया है कि हम लोगों ने ऐसा किया नहीं है। और आप देखते थे जिस तरीके से वहां घेराबंदी थी, क्या संभव था कि ढेला लेकर के लोग अटैक करेंगे? जब घुसने नहीं दिया जा रहा था, वो तो सारा, आप लोग को धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने दिन भर पूरा फुटेज दिखाया, तो संभव नहीं है बिल्कुल। रवि त्रिपाठी, जी न्यूज। ऐसा है, संकेत अच्छे बुरे का सवाल नहीं है। हमारी चिंता एक ऐसी महिला नेत्री के शासकीय आचरण पर है जो दिल्ली में आकर के और देश में आके लोकतंत्र बचाने की बात करती है और अपने प्रदेश में लोकतंत्र के हनन के लिए अपनी सरकार की मशीनरी का दुरुपयोग करती है। विकास चंद्रा, ये हिपोक्रेसी है, डबल स्टैंडर्ड है। विकास चंद्रा, न्यूज नेशन।
और चलिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने अब बिजली पर सब्सिडी को लेकर के नया ऐलान किया है। बिजली पर सब्सिडी के लिए दिल्ली के लोगों को अब आवेदन करना होगा। 1 अक्टूबर से उन्हीं को सब्सिडी मिलेगी जो मांगेंगे, अप्लाई करेंगे। तो अप्लाई करने के तरीके आज हम जारी कर रहे हैं। एक तरीका तो यह है कि अगला आपका जो बिजली का बिल आएगा, उस बिजली के बिल के साथ एक फॉर्म आएगा। वो फॉर्म भर के आप अपने डेजिग्नेटेड कलेक्शन सेंटर, जहां पे आप बिजली के बिल जमा कराने जाते हो, वहीं पे आप वो फॉर्म भर के वहां जाके अपना फॉर्म जमा करा दो और आपको 1 अक्टूबर के बाद भी सब्सिडी जारी रहेगी। दूसरा तरीका इलेक्ट्रॉनिक। मैं आज एक नंबर जारी कर रहा हूं, इस नंबर पे आप मिस कॉल मारो। मिस कॉल मार के आपके पास एक एसएमएस आएगा, उस एसएमएस पे एक लिंक आएगा, उस लिंक पे क्लिक कर दो, आपके व्हाट्सएप के ऊपर एक फॉर्म खुल जाएगा, वो फॉर्म भर के भेज दो, आप रजिस्टर हो गए। ये नंबर है 7011-31111, 5 बार 1, तो 7011-3 फिर 5 बार 1। इसी नंबर पे या तो मिस कॉल कर सकते हो या हाय लिख के व्हाट्सएप कर दो। हाय, HI हाय व्हाट्सएप कर दो, आपके पास फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म भर के आप व्हाट्सएप पे ही भेज दो, आपका काम हो जाएगा। और अगली अहम खबर बिहार से, जहां पर बेगूसराय में नेशनल हाईवे पर अंधाधुंध फायरिंग में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई अब सामने आई है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। ये बड़ी खबर, कार्रवाई इस वक्त बेगूसराय के पूरे मामले में दिखाई दी है। लापरवाही में पुलिसकर्मियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। तो 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। नीतीश कुमार की सरकार अब सवालों के घेरे में भी है। इसके पहले आपने रविशंकर प्रसाद को भी सुना था, जो ये कह रहे थे कि बिहार में अब गुंडों का राज हो गया है और नीतीश सरकार की जो छवि थी सुशासन बाबू की, वो अब कैसे धूमिल होती जा रही है। तस्वीरें आपको हम उसी घटना की दिखा रहे हैं। और इसके बाद जो लापरवाही पुलिस वालों के ऊपर आरोप लग रहा था, अब इस गोलीकांड के बाद कार्रवाई पुलिस वालों के ऊपर भी की गई है। अहम खबर ये, अपडेट पूरे मामले में ये कि 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए गए हैं। तो सनकी बदमाशों के हमले में घायल लोगों ने अपनी बीती सुनाई है। ये कहा है कि अचानक गोलियों की आवाज आने लग गई। आरोपी फायरिंग के बाद वहां से फरार भी हो गए। अपना चौक पर न आइसक्रीम बेच रहे थे, मल्हीपुर चौक पर आइसक्रीम बेच रहे थे सर। ठेला लगाकर बेच रहे थे आइसक्रीम, मतलब बैठल थे ठेला के ऊपर पे। वो आया, किधर से आया नहीं आया, एकदम तरतरे ने गोली चल गया। हमको टांग में लगा, हम गिर गए। सब आदमी उधर का पकड़ा हमको कि गोली लग गया, मतलब हमको लगा एक आदमी कार लग गया उधर पर, तो उसको लगा यहाँ पर, तो मारने उड़ने चलते बढ़ गए। इधर बछवाड़ा तरफ से आया, मारते निकल गया। मोटरसाइकिल से था। यह 5-10 में, 5-15-10 में था। मोटरसाइकिल पे कितने लोग थे? 2 लोग था। फायरिंग करने वाले बदमाशों की तलाश हालांकि जारी है। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है। उन्होंने कहा 40 मिनट के अंदर पूरे गोलीकांड को अंजाम दे दिया गया। स्पेशल टीम आरोपियों के साथ उनका मकसद तलाशने में जुटी हुई है। ये बड़ी खबर, पुलिस के हाथ हालांकि अब तक खाली हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुलिस की जो कार्रवाई है वो आगे चल रही है। अहम बात यह है कि अभी तक गिरफ्तारी तो खैर किसी की हो नहीं पाई है, लेकिन क्या वजह रही इस गोलीकांड की, आखिर क्यों इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग हाईवे के ऊपर की गई, क्यों लोगों को निशाना बनाया गया, ये जो मकसद था वो भी अभी तक पुलिस नहीं तलाश पाई है। हालांकि स्पेशल टीम ये कह रही है कि कार्रवाई हम आगे कर रहे हैं। अब जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है उसके आधार पर आरोपियों की धरपकड़ भी की जा रही है। स्पेशल टीम ये कह रही है कि हम मकसद तलाशने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। तो बिहार के बेगूसराय में 11 लोगों को गोली मारे जाने की घटना के बाद बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन अब किया जा रहा है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। प्रदर्शन बीजेपी के लोगों ने जो किया वो तस्वीर भी आपके सामने है।
अंधाधुंध गोलीकांड के बाद 11 लोगों को जो गोली मारी गई, उसके बाद किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो तस्वीर आप देख लीजिए। बिहार के बेगूसराय की ये भी तस्वीर है। इस पूरी घटना के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर रोष और अब विरोध प्रदर्शन सड़कों के ऊपर उतर करके बीजेपी कार्यकर्ता कर रहे हैं। और वही बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य में कानून का राज खत्म हो गया है, बेखौफ अपराधी दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे रहे हैं। क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए मुख्यमंत्री जी। कुछ ही घंटों के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना बिहार में मेरे याद में तो नहीं हुई है। ये एक घटना हुई थी जिसको आपने भी नजरअंदाज कर दी। 2013 में इसी पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की गई थी, जिसमें सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उसको भी उस समय आपने नकारा। और गोवा पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई जो बड़ी खबर मिल रही है वो आपको बता दें। गोवा में कांग्रेस के विधायक अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बड़ी खबर, कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 8 एमएलए बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। दिगंबर कामत भी बीजेपी में शामिल हुए। ये सबसे बड़ी खबर गोवा पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई। कांग्रेस में बड़ा उलटफेर दिखाई दिया है और ये बहुत बड़ा झटका कांग्रेस के लिए, जब तमाम जो एमएलए 8 एमएलए कांग्रेस के हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ये तस्वीर भी उसी से जुड़ी हुई आपको हम दिखा रहे हैं। 8 एमएलए बीजेपी में शामिल हो गए। पहले ही बीजेपी ये दावा कर चुकी थी कि ये तस्वीर दिखाई देगी, वो तस्वीर सामने भी आ गई। मेरे सहयोगी विवेक जुड़े हुए हैं, उनका मैं रुख करती हूँ। विवेक, अपडेट क्या है? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि गोवा में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा हुआ है और 40 सीटों में से इस बार गोवा विधानसभा चुनावों में से कांग्रेस ने 11 सीटें जीती थी। 11 एमएलए उनकी जीतकर बाहर आए थे, लेकिन अब आज बड़ा उलटफेर करते हुए 11 विधायकों में से 8 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। हालांकि जो ये अफवाहें थी और जो खबरें थी वो कई दिनों से चली थी, लेकिन शुरुआत में कांग्रेस लगातार बोलती आ रही थी कि कोई भी विधायक उनका बीजेपी में शामिल नहीं हो रहा है। ये खबर पूरी तरह से गलत है। लेकिन आज की सुबह से काफी ज्यादा हलचल हुई थी और 8 विधायक उन्होंने सबसे पहले अपने फोन बंद कर दिए और अचानक वो बीजेपी के संपर्क में थे। बिल्कुल विवेक, तो बीजेपी पहले ये कह रही थी कि ये तस्वीर सामने आएगी, हालांकि कांग्रेस नकार जरूर रही थी लेकिन रोक नहीं पाई अपने एमएलए को।